हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इसमें बात करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आईपीसी के आंसर्स के बारे में। साथियों ये जो आज मैं लेक्चर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये पार्ट 3 के नाम से होगा। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील करके रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको भी वॉच कर लेंगे। साथियों यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए कि क्वेश्चन ये आया कहाँ से है, ये कैसा क्वेश्चन है और किस किस एग्जामिनेशन में कब कब ये क्वेश्चंस को पूछा भी गया है। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आए, आप पहले क्या करिए, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस रेंज से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो कह रहा है दुष्प्रेरण क्या है, यह किन किन तरीकों द्वारा संभव है। सबसे तो पहले हमको ये बताना है कि अबेटमेंट होता क्या है और किस किस तरीके से, कौन कौन ऐसा तरीका है जिसके द्वारा अबेटमेंट किया जा सकता है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूपीजे का स्पेशल क्वेश्चन था। 1985 में आया था, 1997 में आया था, 2002 में आया था, 3 में आया था, 7 में आया था, 13 में आया था और साथ साथ उत्तराखंड जे 2015 ने भी इसको क्या कर दिया था, अंततः दे ही दिया था। साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेगा तो किस तरह से कहेगा, कह रहा है दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, दुष्प्रेरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और आप देख सकते हैं ये यूपीजे 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए। फिर अगर नेक्स्ट तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा पूछ सकता है, कह रहा है दुष्प्रेरण क्या है, किन किन तरीकों द्वारा संभव है। अगर हम बात करते हैं अबेटमेंट की तो किस किस प्रकार से अबेटमेंट किया जा सकता है, कौन कौन ऐसे तरीके जो बताए गए हैं उन सभी तरीकों को हम क्या करेंगे, अपने आंसर फ्रेमिंग में हम वही बातें इनकॉर्पोरेटेड करेंगे। तो साथियों देखिए बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इस सेशन में आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया। अब आप देखिए कि आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप लॉ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। आप एट द टाइम प्रोफेसर साहब नहीं हैं, आप एट द टाइम बहुत इंटेलेक्चुअल पीपुल नहीं हैं, आप ये एक स्टूडेंट मान के चलिए। और मैं जो आपके सामने आंसर लेकर के आ रहा हूँ ये एज ए स्टूडेंट के तौर पे ही आंसर लेकर के आ रहा हूँ। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप इसी तरह से आप अपने आंसर को क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में फ्रेम करेंगे। कह रहा है साथियों जब कभी भी आपके पास आंसर लिखने के लिए आए तो थोड़ी सी आप क्या करिए, कीवर्ड के बारे में आप लिखिए। ये बताइए कि इसका चैप्टर कौन सा है, इसके रेंज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाँ एग्जामिनर को लगे कि नहीं बच्चे के पास क्या है, इसके पास कंप्लीट नॉलेज है इस क्वेश्चन को लेकर के। कह रहा है भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण संबंधित उपबंध अध्याय 5 धारा 107 से लेकर के 120 में दिया गया है। तो आपने एक क्या कर दिया, एक रेंज एनालिसिस कर दिया कि हाँ ये चैप्टर नंबर 5 में हमको प्रोवाइड किया गया है और किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के बीच में है। तो धारा 107 से लेकर के 120 तक में ये बात हमको अबेटमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली 107 की, क्योंकि अबेटमेंट हमको 107 में ही देखने के लिए मिल रहा है। कर धारा 107 में दुष्प्रेरण किन तथ्यों से गठित होता है इसका वर्णन किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता में दुष्प्रेरण को धारा 40 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा में सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि एक अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध के रूप में होता है। साथियों ये धारा 40 आप देख रहे हैं, ये धारा 40 किसका है, ये ऑफेंस हमको कहाँ बताया गया है, जब हम जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसका जनरल एक्सप्लेनेशन, तो जब आईपीसी में चैप्टर नंबर हम लोग 2 पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 कहाँ से है, तो सेक्शन नंबर हमारा 6 से लेकर के 52A के बीच में जो आता है ये हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन होता है। और इसी जनरल एक्सप्लेनेशन में एक जो हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 40, और वही सेक्शन नंबर 40 की बात यहाँ पे हो रही है जो कि ऑफेंस के बारे में बता रहा है। और साथियों अगर आप ऑफेंस को और बताना चाहेंगे तो सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एन के अंतर्गत आपको यहाँ पे सीआरपीसी के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको उतना नहीं भागना है, आईपीसी का आप आंसर लिख रहे हैं तो इसको आईपीसी के साथ आप कोरिलेट करिए कि हाँ ऑफेंस को कहाँ पे परिभाषित किया गया है आईपीसी में। तो आपने देख लिया धारा 40 के अंतर्गत भी इसको परिभाषित किया गया है। मैं सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि एक अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध के रूप में ही होता है। अगर कोई अपराध कर रहा है, अगर कोई उसका दुष्प्रेरण कर रहा है तो वो क्या होता है, एक अपराध ही होता है। जब कोई अपराध कारित करने में अनेक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं, किसको करने में साथियों, तो जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध कमिट किया जाता है, कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। अब मैं बार बार अपराध बार बार ऑफेंस लूंगा वर्ड, इसीलिए मैं धारा 40 को यहाँ पे क्या किया गया है, कोट किया गया है, क्योंकि अपराध को ही क्या करता है, अबेटमेंट जिंदा करता है। अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध के रूप में है जब कोई अपराध कारित करने में अनेक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं।
तो उसे कारित करने में उसमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से और अलग अलग मात्रा में मदद करता है। जाहिर सी बात है कि कोई रस्सी खरीद करके लाएगा, कोई पेट्रोल खरीद करके लाएगा, कोई बंदूक खरीद के लाएगा, कोई दरवाजे पे खड़ा रहेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, विभिन्न लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एडिंग किया जा रहा है, विभिन्न लोगों के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति के प्रोत्साहन पर अपराध दूसरा व्यक्ति कारित कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति उसको क्या करता है, प्रोत्साहन दे रहा है कि चलो भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा, मैं तुम्हारे बंदूक का व्यवस्था कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए रस्सी की व्यवस्था कर दूंगा, मैं तुम्हें जाने के लिए उसके छत पे सीढ़ी की व्यवस्था कर दूंगा। तो एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी उसको एड कर रहा है, एक आदमी उसको प्रोत्साहन दे रहा है। ये सारी बातें आपको लिखना होगा। प्रोत्साहन पे क्या किया जाता है, दूसरा व्यक्ति कार्य को करता है, जबकि अन्य व्यक्ति अपराध हथियार जुटाने में सहायता कर सकता है, जो कि अन्य व्यक्ति जो होता है वो हथियार जुटाने में भी यहाँ पे आपका हेल्प कर सकता है। अतः इन सब की अपराधिकता की मात्रा का परिणाम रूप एक अपराध हो सकता है, और इन्हीं सभी को परिणाम के रूप में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, हमको एक ऑफेंस कमिटेड होते हुए दिखता है। मीन्स कि ये दिखता है कि किसी ने हमारा एडिंग किया, किसी ने हमारा हेल्प किया, किसी ने हमको सामान इकट्ठा करके दे दिया, और मैंने क्या किया, मैंने फाइनली रिजल्ट दे दिया। मीन्स कि मैंने ऑफेंस को कमिट कर दिया। इन सबके सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति का निर्धारण को एक साथ रखने पर दुष्प्रेरण जैसा सामने आता है। अगर सभी चीज़ को अगर एक जगह हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो जैसे ही इस सभी का कलेक्शन होता है तो हमको क्या दिखाई देता है, हमको ये दिखाई देता है कि नहीं, यहाँ पे अबेटमेंट कंप्लीट हो गया है। और यही आपको आंसर में अपने इसी तरह से लिखना है। दुष्प्रेरण को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दुष्प्रेरण अबेटमेंट वह तथ्य है जो किसी अपराध को गठित होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता, इंस्टिगेट करता है, कॉन्स्पायरेसी करता है, षड्यंत्र करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, एडिंग करता है। मीन्स की साथ से सहायता करता है। और ये तीनों का तीनों आपका क्या है साथियों, ये तीनों का तीनों आपका कीवर्ड है। जब आप सेक्शन नंबर 107 पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आपका यही तीनों कीवर्ड आपको वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा जब आप बेयर प्रोविजंस को ऑब्जर्व करेंगे। अपराध करने के लिए प्रेरित करने का या सूकर बनाने जिससे अपराध गठित किया जाए, यही तीन चीज़ किया जा सकता है। एक तो किसी को व्यक्ति को इंस्टिगेट किया जा सकता है, एक तो किसी भी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र रचा जा सकता है, और एक उसकी क्या किया जा सकता है, साथ से सहायता किया जा सकता है। और सहायता करने के बाद क्या किया जा सकता है, वहाँ पे रिजल्ट दिया जा सकता है। रिजल्ट देने का मतलब कि ऑफेंस को कमिट किया जा सकता है। तो आप इसी तरह से आप अपने आंसर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए दुष्प्रेरण के रीतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये साथियों जो आंसर है आपके लिए, ये फुल लेंथ आंसर है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो 20 से 15 नंबर का ये आंसर आ सकता है। कह रहा है दुष्प्रेरण के रीतियों के बारे में हम बात करते हैं। मोड ऑफ एबेटमेंट, अब कौन कौन से मोड हो सकते हैं एबेटमेंट का, किसी दुष्प्रेरण का। तो कह रहा है कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता हुआ तब कहा जाता है, धारा 107 में, जब कब कब कहा जा सकता है। पहला कह रहा है वह किसी व्यक्ति को उस बात को करने के लिए उकसाता है। क्या कर रहा है, सबसे पहले इंस्टिगेट कर रहा है। और ये इंस्टिगेट, एडिंग ऑन, कंस्पायरेसी, ये तीनों शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कब, जब आप आंसर फ्रेमिंग कर रहे हैं सेक्शन नंबर 17 से रिलेटेड, तब, क्योंकि ये बार बार आपके पीछे लगा रहेगा। सेकंड कह रहा है उस बात को किए जाने हेतु एक या अधिक व्यक्ति के साथ किसी षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी में शामिल होता है, बशर्ते ऐसा षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस बात के लिए किए जाने हेतु कोई कृत्य अवैध या लोप हुआ हो। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है साथियों, ये सभी के सभी की पॉइंट है। कह रहा है उस बात के किए जाने में साथ से सहायता, इंटेंशनली एडिंग पहुंचाता हो, कृत्य या अवैध लोप के द्वारा। अगर इन तीनों के द्वारा किया जा रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको अबेटमेंट माना जाएगा। उसको धारा 107 के अंतर्गत माना जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, उसका साथ से सहायता किया है, उसको कॉन्स्पायरेसी वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे क्या किया गया है, साथ ही साथ एडिंग भी किया गया। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड केस लॉ को भी आपको बताना पड़ेगा। जब आप एग्जामिनेशन में सारी बातों को लिख देते हैं तो वहाँ पे जो ऑनरेबल आपके कॉपी को जांचते हैं या लॉर्डशिप चेक करें आपके कॉपी को, या कोई प्रोफेसर साहब के द्वारा आपके कॉपी को चेक किया जाएगा, तो उनके द्वारा यही ऑब्जर्व किया जाएगा कि हाँ बच्चे को इसके बारे में क्या था, बच्चे को लॉ के बारे में पता था, उसने लॉ को लिख दिया। अब क्या इसके सपोर्ट में कोई केस लॉ भी बच्चे को पता है कि नहीं पता है? तो जी साथियों, आपको बिल्कुल केस लॉ पता है। और आप क्या करेंगे, इसी तरह से एज यूजुअल आप केस लॉ को भी अपने एग्जामिनेशन में मेंशन करेंगे। देखिए जब कभी भी आप लॉ के अगर स्टूडेंट हैं, अगर लॉ का आंसर फ्रेमिंग कर रहे हैं तो साथियों वहाँ पे केस लॉ बनता है। इसलिए केस लॉ बनता है क्योंकि हम जो भी चीज़ों को करते हैं उसके सपोर्ट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ जजमेंट आता है, और उसी जजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जजमेंट आ रहा है, क्वीन बनाम मोहित का जजमेंट आ रहा है।
देखिए इस जजमेंट में क्या कहा जा रहा है कि बाद में अभियुक्त की उपस्थिति में एक स्त्री ने सती होने के लिए अपने को तैयार किया। क्या कर रही है? एक स्त्री है जो अपने आप को क्या करना चाहती है? सती करना चाहती है। जैसे पहले के ज़माने में सती प्रथा हुआ करता था, उसी सती प्रथा के बारे में बता रहा है। वे लोग उसके साथ चिता तक गए तथा उसके सौतेले पुत्र के साथ खड़े होकर राम राम सत्य चिल्लाते रहे। यह निर्णय दिया गया कि वे सभी व्यक्ति जो चिता तक उसके साथ गए, साथ आए थे और राम राम चिल्ला रहे थे, दुष्प्रेरण ये क्या कर रहे थे? उसका साथ से सहायता कर रहे थे, एडिंग कर रहे थे कि दोषी होंगे, क्योंकि उन लोगों में सती होने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन दिया था। उस महिला का जो सती होने जा रही थी, उस महिला का इन्होंने क्या किया था? साथ दिया था कि चलो, उसको मना नहीं किया गया था कि नहीं तुमको सती नहीं होना है, इस प्रकार के प्रैक्टिस में तुम न लगो, लेकिन इन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया? उसकी सहायता की गई कि ये लोग, वो जा रही थी और ये लोग उसके हौसले को क्या कर रहे थे? बढ़ाते जा रहे थे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है। इसी तरह लोग क्या कह रहे हैं? करते हुए जा रहे हैं। तो इसको भी कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लिखा है हरथन चक्रवर्ती बनाम भारत संघ का मामला है कि बाद में याचिकाकर्ता को षड्यंत्र कॉन्स्पायरेसी के माध्यम से दुष्प्रेरण कारित करने के लिए अभियोजित किया गया था। क्या किया गया था साथियों? तो दुष्प्रेरण करने के लिए अभियोजित किया गया था। इस वाद में 9 दुष्प्रेरकों में से 8 को दोष मुक्त कर दिया गया। यहाँ पे 9 दुष्प्रेरक थे, मीन्स कि 9 लोग कॉन्स्पायरेटर थे, लेकिन 8 लोगों को क्या कर दिया गया? दोष मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि चूंकि मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका, जिसके कारण 9 में से 8 को दोष मुक्त कर दिया गया, और ये हरथन चक्रवर्ती बना भारत संघ का ये मामला है। नेक्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करते हैं साथियों, मैं यहाँ पे आपके पास 3 से 4 केस लॉ लिख करके लेकर के आऊँगा। इसमें से अगर आपके पास 2 केस लॉ भी अगर आपको लर्न हो जाता है तो आपके एग्जामिनेशन में वो मार्क्स आपको दिला करके जाएंगे, आपका मार्क्स कटा करके नहीं जाएंगे। हजारी लाल बनाम एम्परर का मामला को हम देखते हैं। कह रहा है कोई कार्य जो कि अपराध के पूर्ण होने के पश्चात किया जाता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 107 की परिभाषा के अंतर्गत दुष्प्रेरणा नहीं है, भले ही वह अपराधी को सहायता पहुंचाएं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं। तो साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये बड़ा रेलिवेंट चीज़ होता है कि क्वेश्चन को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे टू द पॉइंट हम लिखेंगे। जो हमारे क्वेश्चन की डिज़ायर है, उस क्वेश्चन के डिज़ायर को क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या केस लॉ के सपोर्ट हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या कोई इलस्ट्रेशन देने लायक है, अगर हम वहाँ पे इलस्ट्रेशंस देना चाहते हैं तो वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, हम कीवर्ड को मेंशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ आंसर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में अगर जान जाते हैं तो मान के चलिए कि आपके मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि जो डिमांड थी उस डिमांड को आपने क्या किया? यहाँ पे फुलफिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के बारे में। कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दीजिए एवं उसका दंड बताइए। और आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड जे 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए तथा दुष्प्रेरण से उसका अंतर स्थापित करिए। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को क्या किया गया है? 2 बार पूछने का तरीका बदल दिया गया, यहाँ पे और लगा है, आप इसको देखते रहेंगे। और ये उत्तराखंड जे 2018 के मेन एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। जब साथियों हम लोग आपराधिक षड्यंत्र की बात करते हैं कि परिभाषा दीजिए उसके दंड को बताइए, तो आपराधिक षड्यंत्र हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, और इसके चैप्टर को हम जब देखते हैं तो चैप्टर ये कहाँ देखने के लिए मिलता है साथियों? तो ये जो हमको देखने के लिए मिलता है वो सेक्शन नंबर 120A में देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के नाम से जानते हैं। और इसी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत एक आपके पास केस आता है, नलनी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आता है, जो कि साथियों इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ माना जाता है। देखिए जब आप इसके आंसर को फ्रेमिंग करेंगे तो कैसे आप इसके आंसर को फ्रेम करेंगे? कह रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा धारा 120 को, भारतीय दंड संहिता की 120 को में आपराधिक षड्यंत्र को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। साथियों इसको अमेंड करके डाला गया है। जहाँ पे भी को आपको दिख रहा है, मान के चलिए, मान के क्या ये 100% होता है कि ये क्या होता है? ये अमेंडेड सेक्शन होता है। इसको किसी न किसी ईयर में क्या किया गया? अमेंडमेंट करके इसकी आवश्यकता के अनुसार इसको ऐड किया गया है। कह रहा है इस धारा के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये देखिए ये आपका क्या है? ये आपका की पॉइंट है। कह रहा है इस धारा के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अवैध कृत्य
अथवा किसी ऐसे कृत्य को जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे ही आपराधिक षड्यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर के किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए क्या की जाती है? सहमति हुआ जाता है, राजी हुआ जाता है। देखिए यहाँ पे एक परंतु दिया है, परंतु को आप देखिए, ये अगर आपके पास एट द टाइम याद रहता है तो आप लिखिएगा, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, इस पर आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। कह रहा है यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से अवैध कार्य को जो अपराध नहीं है करने की सहमति होता है तो इसे भी आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी सहमति के अनुसरण में कोई प्रकट कार्य किया गया हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया गया होगा। इसमें स्पष्टीकरण यह दे रहा है यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषांगिक मात्र रही है। ये सारी बातें अगर आपको एट द टाइम याद आता है तो आप लिखिएगा, नहीं याद आता है तो मैं बस आपके लिए एज अ रेफरेंस लिख करके लाया हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से लिखना सीखेंगे। अब आवश्यक तत्वों को इसको देखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम देखते हैं। आपराधिक षड्यंत्र के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। सेकंड करा, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता या सहमति आपराधिक षड्यंत्र का मूल तत्व होता है। नेक्स्ट कह रहा है व्यक्तियों के मध्य समझौता किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए हो। और चौथा कह रहा है समझौतों के अनुसरण में कार्य किया गया होगा। और ये साथियों आपका क्या है? यही कीवर्ड है, और यही कीवर्ड क्या किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में डिमांड किया जाता है कि बच्चे के द्वारा वाकई में कीवर्ड लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। जो बेयर एक्ट लैंग्वेज होता है वही बेयर एक्ट लैंग्वेज कीवर्ड में ही लिखा गया है। षड्यंत्र का सबूत, प्रूफ ऑफ कॉन्स्पायरेसी, क्या प्रूफ है कि साथियों हम लोगों ने कॉन्स्पायरेसी किया ही होगा? इसके प्रूफ के बारे में अब आप कैसे साबित करेंगे? अगर इसके सपोर्ट लॉ में कोई केस लॉ है तो उसको भी हम लिखेंगे। कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र हेतु यह आवश्यक नहीं है कि किए गए अभिकथित समझौते का प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए, क्योंकि ऐसा साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने मिल करके दो लोगों ने आपस में बातचीत किया, किसी प्रकार का कॉन्स्पायरेसी किया। अब इसका एविडेंस कैसे हम सर्च करके लाएंगे? कौन इसका एविडेंस देगा? कोई इसका एविडेंस नहीं देगा, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। अगर इसके हम केस लॉ की बात करते हैं दोस्तों, तो केस लॉ में कह रहा है हीरालाल भगवती लाल सीबीआई नई दिल्ली का मामला है। कह रहा है इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि षड्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के दायरे में लाने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि पक्षकारों के बीच विधि विरुद्ध कार्य करने का करार हुआ था। तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य से षड्यंत्र को सिद्ध करना कठिन होगा। किसको षड्यंत्र को सिद्ध करना यहाँ पे कठिन होगा? पति तथा पत्नी। अब देखिए यहाँ पे साथियों कह रहा है पति तथा पत्नी के बीच अगर कोई बात होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी विधि में यह प्रावधान है कि यह केवल पति तथा पत्नी दोनों ही किसी षड्यंत्र के पक्षकार हैं तो उन्हें षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधि की दृष्टि में वह एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। जो पति बात कर रहा है, जो पत्नी बात कर रहा है, अगर वो अपने सीक्रेसी में बात कर रहा है, किसी भी बात को कर रहा है, तो इसको ये कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत नहीं माना जाता है, क्योंकि आई ऑफ द लॉ के अंतर्गत उसको क्या माना जाता है? एक ही व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट केस देखिए, नलनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है। और ये मामला किससे रिलेटेड है साथियों? तो ये राजीव गांधी एसोसिनेशन से रिलेटेड मामला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस प्रकरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र को रचा गया था। उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 और धारा 120 ख के अधीन अभियुक्त को दोष सिद्ध यही अभिनिर्धारित किया था। इसी धारा के अंतर्गत क्या किया गया था? क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी किया गया था। और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करके क्या किया गया था? हमारे राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब थे उनकी क्या की गई थी? उनका एसेसिनेशन यहाँ पे किया गया था। साथियों एसेसिनेशन वर्ड ही अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो एसेसिनेशन वर्ड ही लिखिएगा, हत्या न लिखिएगा, क्योंकि जो पॉलिटिशियन व्यक्ति का अगर किसी भी प्रकार का अगर उनको मारा जाता है तो वहाँ पे एसेसिनेशन वर्ड ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कह रहा है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड धारा 120 ख के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। आपराधिक षड्यंत्र हेतु दंड निम्न प्रकार के हैं। कह रहा है जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसा षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध को दुष्प्रेरण किया था। इस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा कि मानो उसने खुद ही उस अपराध का क्या किया था? दुष्प्रेरण किया था। आगे कह रहा है जो कोई पूर्वोक्त रूप में दंडनीय अपराध को करने
करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इन दोनों आंसर्स को आपने क्या किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होता है। अगर साथियों आपके मेन एग्जामिनेशन में आंसर आएगा तो ये दोनों ऐसा जगह क्वेश्चन है। 107 आपका एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से भी आपके एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है 120A से और 120B से। तो साथियों ये था आज का सेशन। इस सेशन में जितना हो सका उन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया। ये पार्ट 3 है आपका आईपीसी का। साथियों इसके बाद से मैं आईपीसी का पार्ट 4 आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो कि डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, और वो डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूँगा। साथियों अब अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप हमें पॉजिटिवली कमेंट देकर के कमेंट सेक्शन में मेरे को मोटिवेट करिए, और आप इसको क्या करिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने मेन एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।